हेलो दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है हमारा R600 गैस चार्जिंग। इसमें हम लोग सैमसंग के 600 लीटर रेफ्रिजरेटर पे गैस चार्जिंग सीखने वाले हैं। यह है सैमसंग का 600 लीटर रेफ्रिजरेटर जिसका मॉडल है RT61 के सीरीज़ का। ये फ्रिज है 2017 का मैन्युफैक्चरिंग। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आने वाली गैस चार्जिंग के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसमें डाउन साइड, मतलब जैसे रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट की इवापोरेटर कॉइल लीकेज मिलती है, इसी के बारे में हम लोग आपसे सीखेंगे। अब जैसे कि पहले तो आपको चेक करना है कस्टमर के घर पे वोल्टेज कितना आ रहा है, क्योंकि गैस चार्जिंग करते टाइम हमें कोई वोल्टेज की फ्लक्चुएशन नहीं महसूस हो, कंप्रेसर सही से चले, इसलिए दोनों कंपार्टमेंट देख लीजिए। काफ़ी बड़ा फ्रिज है, 600 लीटर, मतलब काफ़ी बड़ी स्पेस मिलती है आपको इसमें। यह है ट्विन कूलिंग टेक्नोलॉजी। ट्विन कूलिंग मतलब है क्या, इसमें स्टेप अप वॉल दिया हुआ है जिसमें दो कंपार्टमेंट में दो अलग अलग कूलिंग कॉइल को गैस अलग अलग तरीके से डिवाइड करके जाने के लिए ये वॉल दिया होता है। यहाँ पे ड्रायर है, जैसे मैं कस्टमर के घर पे आया, ड्रायर कट करने के बाद मुझे इसमें बिल्कुल भी गैस नहीं मिली, तो मुझे ये समझ गया कि इसमें लीकेज तो है। तो ये है कंडेंसर पाइप, और जैसे मैंने सक्शन पाइप जो गैस चार्जिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं उसे बंद कर दिया है। इसमें जो स्टेपो वॉल दिख रहा है आपको, एक तो दो कैपिलरी जुड़ी हुई है और एक ओपन है। ओपन वाली जो है वहाँ पे ड्रायर का एक तरफ का जॉइन करना होता है, यहाँ से इन होता है और दो कैपिलरी से आउट किया जाता है, जो कि दोनों कूलिंग कॉइल को गैस डिवाइड करने का काम करता है। ये कंडेंसर है जो कि आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है। ये बॉडी के अंदर भी होता है। इसके 70% जो है वो बॉडी के अंदर और 30% तो ये नीचे मिलता है, जहाँ पे वो वाटर ड्रेनेज का ट्रे दिया होता है। स्टेपो कॉल ओपन करके दिखा दे तो एक्चुअली ये है क्या, बस डब्बी जैसा बना है। इसमें ये कभी ख़राब होने के चांसेस होते नहीं हैं, काफ़ी कम ख़राब होता है। यहाँ पे कनेक्टर दिया हुआ है, अगर ये ख़राब होता है तो यहाँ से कनेक्टर निकाल के आप इसे रिप्लेस भी कर सकते हो। ये स्टेपो कॉल है, यहाँ पे देखिए इनके लिए एक दिए हुए और दोनों कूलिंग कॉइल के जो कैपिलरी आती है वो दी हुई है। इसमें से जिस पे ब्लू कलर का स्टिकर लगा हुआ है वो फ्रीज़र कंपार्टमेंट के लिए जाता है, और दूसरी जो दी हुई है वो फ्रिज कंपार्टमेंट के लिए गैस प्रोवाइड करने का काम करती है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ड्रायर कट करने के बाद मुझे इसमें से बिल्कुल भी गैस नहीं मिली, तो मैं समझ गया कि इसमें गैस नहीं है। अब आपको कंप्रेसर ऑन करके यहाँ से कट किया ड्रायर आपने, कंडेंसर का जो पाइप है वहाँ से गैस प्रेशर या एयर प्रेशर, कंप्रेसर का पंपिंग चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमें करना है लीकेज टेस्टिंग, जो कि कंडेंसर का एक तरफ का मुँह हम लोग बंद कर देते हैं और जहाँ से कंप्रेसर का डिस्चार्ज होता है वहाँ से गैस प्रेशर या नाइट्रोजन प्रेशर भर के हमें बॉडी के कंडेंसर को लीक टेस्टिंग करना होता है। वैसे ही सेकेंड कैपिलरी से आपको प्रेशर देना है और सक्शन पाइप को ब्लॉक करके आपको ये चेक करना है कहीं पर इवापोरेटर कॉइल में लीकेज ना हो। अगर इसमें है तो आपको वो पता ही चल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको नाइट्रोजन प्रेशर देना है, और नाइट्रोजन प्रेशर होना चाहिए मिनिमम 200 PSI, मैक्सिमम 300 PSI। इससे ज़्यादा अगर आप प्रेशर देते हैं तो हो सकता है कूलिंग कॉइल इसकी बर्स्ट हो। कंडेंसर को तो वैसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वो मेटल का है, लेकिन कूलिंग कॉइल ज़्यादा से ज़्यादा एल्यूमिनियम की बनी होती है, तो आपको इसे 300 PSI से ज़्यादा नहीं देना है। अब जैसे नीचे के कंपार्टमेंट का हमें कूलिंग कॉइल चेक करनी है, ये दो स्क्रू दिए होते हैं, उसे हम निकाल देंगे। पहले तो इसके ऊपर की कैप निकाल के प्रेशर जैसे दिया था उसके हिसाब से यहाँ पे लीक टेस्टिंग करेंगे। और ये लो, मिल गया हमें लीकेज, यहाँ पे बबल बन रहा है। यहाँ पे एक स्लीव होती है ब्लैक कलर की, उसके अंदर एक्चुअली जॉइंट होता है
कॉपर और एल्यूमिनियम का, तो वहाँ पर लीकेज मिलता है। कूलिंग कॉइल कट कर लिया है हम लोगों ने, ये भी इसका अच्छे से जॉइंट हो, इसलिए यहाँ पे कुछ फिनिशिंग देनी होती है। अगर कॉपर का कुछ बचा हुआ टुकड़ा है तो उसको निकालना होता है, जो कि हम लोग गर्म करके निकाल देते हैं। इसे अच्छे से गर्म करिए। अभी आप देख रहे हो पीछे एक मेटल का कुछ लगाया मैंने, एक्चुअली वो मैंने खुद बनाया हुआ है मार्केट से। ये काम को थोड़ा इजी कर देता है, प्लास्टिक को जलने नहीं देता है। सपोर्ट के लिए मैंने गीला करके कपड़ा भी लगाया था। ये देखिए हम लोगों ने ये निकाल दिया। जैसे न्यू कॉइल हम लोगों ने वहाँ पे लगाई, और ये है पुरानी कॉइल निकाल के रखी है। न्यू कॉइल यहाँ पे लगी हुई है। इस तरीके से आपको इसमें पहले तो अच्छे से फंसा देना है। उसके बाद हम लोग इसे गर्म करेंगे, अच्छे से इसे थोड़ा अंदर ढकेलेंगे और उसके बाद इस पर ज्वाइन करेंगे। जब हम लोग इसे गर्म करते हैं तो ध्यान रखना है कि इसमें कॉपर और एल्यूमिनियम का जो जॉइंट है वो गर्म होने के बाद पिघल भी सकता है। तो आपको इसको कपड़े से अच्छे से, गीले कपड़े से अच्छे से ढक के रखना है ताकि वो ज़्यादा गर्म ना हो। ये देखिए मैंने प्लायर से थोड़ा सा अंदर ढकेल दिया उस जॉइंट अच्छे से होने के लिए। अब हम लोग रॉड से ज्वाइन करेंगे इसे, जिसे हम लोग ब्रेजिंग कहते हैं। ब्रेजिंग अच्छा हो इसलिए जहाँ पे हमें ब्रेजिंग करना है वो पाइप अच्छे से गर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो इसे अच्छे से गर्म होने दीजिए। ये फ्लेम से जैसे गर्म होता है तो आप चारों साइड से इसे रॉड से गर्म करके डाल सकते हैं और ये अच्छे से ज्वाइंट बन जाएगा। अब सेकंड पार्ट आता है, इसकी कैपिलरी भी हमें ज्वाइन करनी होती है, तो वो भी हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ये जो प्रॉब्लम है ना इसमें सैमसंग के रेफ्रिजरेटर में, के सीरीज के जितने भी फ्रिज आते हैं जिसका मैन्युफैक्चरिंग 2017 का है, 18 का है, उसमें बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है आपको, जिसमें हर कंपार्टमेंट की कूलिंग कॉइल जहाँ पे कॉपर और एल्यूमिनियम का जॉइंट होता है वहाँ पे लीकेज मिल जाती है, या जिस फ्रिज में मेटल की कॉइल लगाई होती है वहाँ पे 3-4 साल में रस्टिंग के रीज़न होते हैं। ये देखिए कपड़ा जला है, बट हमारा फ्रिज कहीं पे भी डैमेज नहीं है। तो इसे अच्छे से क्लीन कर लीजिए, ठंडा कर लीजिए। अब बहुत परफेक्ट बैठ गई। फिर हम लोग इसका जॉइंट जो हम लोगों ने किया है वो अच्छे से स्मूथ बना है कि नहीं वो चेक करेंगे। ये देखिए बहुत परफेक्ट जॉइंट बैठा है। तो वही है कि जॉइंट ब्रेजिंग अच्छे से होने के लिए पाइप को अच्छे से गर्म करना ज़रूरी होता है। मतलब इसके कनेक्टर लगा दीजिए, क्योंकि हमें नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जाना है। जब कंप्रेसर ऑन करने की ज़रूरत पड़ेगी और इसका कोई भी कनेक्टर अगर कनेक्ट नहीं रहेगा तो ये फ्रिज का कंप्रेसर ऑन नहीं हो पाएगा, जैसे फ्लशिंग वगैरह करना होता है इस सारी चीज़ों में। सभी जो इवाप्टर कवर है उसको अच्छे से लगा देना है आपको। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे लीकेज टेस्टिंग की तो वो भी कर सकते हो आप, बट मुझे लगता है कि मैंने जैसे तरीका बताया आपको, कपड़े से अच्छे से ढंग के रखिए और जॉइंट अच्छे से करिए। ये करने के बाद आपको लीकेज टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सेकेंड पार्ट आता है जो कंडेंसर, जो इसमें बॉडी के अंदर जो कंडेंसर है उसमें काफ़ी बार देखा जाता है तो कंप्रेसर ऐसी कंडीशन में ऑयल काफ़ी सारा डिस्चार्ज करता है और वो कंडेंसर में आ जाता है। बस आपको ध्यान रखना है जब भी गैस चार्जिंग करें आप, चाहे वो कॉइल लीकेज के इशू हो या फिर गैस चार्जिंग चोकअप के हो, तो आपको कंडेंसर को अच्छे से क्लीन रखना है। अभी ये देखिए बहुत सारा ऑयल आ रहा है तो आपको इसे फ्लश करके निकालना है। उसके बाद
यह है नया ड्रायर। अब ये डिज़ाइन आप बोलेंगे कि ऐसी क्यों है, तो ये कंपनी का ड्रायर है, ये बाहर मार्केट में नहीं मिलता है, बट आप कोई दिक्कत नहीं, आप सिलिका जेल वाला ड्रायर यूज़ कर सकते हैं। मैं कुछ इस तरीके का गैस चार्जिंग के लिए एक पोर्ट बनाता हूँ, ताकि गैस चार्जिंग होने के बाद मैं इजीली उसको कट कर पाऊँ। अब देख सकते हो सब ज्वाइन करने के बाद हमने कंप्रेसर को ऑन कर दिया। जैसे फ़ैन मोटर ऑन हुई, इसका मतलब कंप्रेसर भी ऑन हो चुका है। ये देखिए अभी ये प्रॉपर वैक्यूम में जाएगा, -25 -30 तक जाना चाहिए। अब इसका सेल्फ वैक्यूम कर रहा हूँ मैं, जो कि ड्रायर को जो एक पोर्ट दिया हुआ है वहाँ से मैं उसे वैक्यूम कर रहा हूँ। ये है वो पोर्ट। लगभग आपको इसे 2 से 3 मिनट के लिए वैक्यूम करना है। वेट करना होगा हमें 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से वैक्यूम हो जाए, ताकि गैस फिलिंग के बाद सिस्टम हमारी चोकअप में ना जाए। ये अभी ओपन है, यहाँ से एयर निकल रही थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे वैक्यूम प्रेशर लगभग -25 तक जा चुका है। ये ठीक है, किसी किसी प्रेशर गेज में ये 30 तक नहीं जाता है, -25 भी चल जाएगा। जैसे कि हमने जो वैक्यूम के लिए पोर्ट बनाया हुआ था, या ड्रायर में जो पोर्ट है, वहाँ से प्रॉपर वैक्यूम होने के बाद हमें वहाँ पे सील करना पड़ेगा, ताकि बाहर की एयर अंदर चली ना जाए। तो मैंने उसको ज्वाइन करने के लिए अभी फ़ैन मोटर बंद कर दिए, ताकि अच्छे से मैं उसे ज्वाइन कर पाऊँ। मैं इसे नोज़ प्लायर से पिंच कर दूंगा, उसके बाद इस पर शोल्डरिंग करूँगा। अगर आप सेल्फ वैक्यूम भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, R600 पे ये प्रॉपर सेल्फ वैक्यूम से वैक्यूम जितना ही अच्छे से काम करेगा। इसे बस आपको अच्छे से वैक्यूम कर लेना है, बाकी कुछ दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको इसकी जगह पे वैक्यूम पंप भी यूज़ करना है तो वो भी आप कर सकते हो। वैक्यूम प्रोसीजर करने के कारण आपको एक तो अच्छे से गैस सर्कुलेशन होने में मदद मिल जाती है। अगर मान लीजिए आप 134 गैस पे अगर गैस चार्जिंग कर रहे हैं तो वैक्यूम नहीं भी होगा तब भी चलेगा, बट R600 गैस में वैक्यूम होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है, अगर कहीं पे लीकेज है तो वो भी आपको इजीली मालूम हो जाता है। देख लीजिए मैं इसे ब्रेजिंग कर रहा हूँ अभी, ताकि बाहर की हवा अंदर ना चली जाए। इसे हम लोग कंप्रेसर ऑन रख के ही ब्रेजिंग करते हैं। ये प्रॉपर ब्रेजिंग हो चुका है। जब आप इसमें गैस रिफिलिंग करेंगे तो इसे वेपर में ही करिए, ताकि R600 अगर आप लिक्विड में छोड़ते हैं तो ये चोकअप होने के चांसेस रहते हैं। इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि वैक्यूम होने के बाद अगर कहीं पे पाइपिंग में या जॉइंट में आपसे लीकेज रह गया है तो वो भी आपको वैक्यूम प्रेशर पे पता चल जाता है। मान लीजिए अगर कहीं पे लीकेज है तो आपका ये प्रेशर गेज जो है वो 0 की तरफ आते हुए दिखाई देता है, बट इसमें अभी होल्ड है -25 है, तो ये लीकेज कहीं पे भी नहीं होगा। बस आपको जैसे गैस रिफिलिंग करनी है तो एयर थोड़ी सी बाहर जो पाइपिंग में होती है उसे फ्लश कर देना है, और उसके बाद गैस का वॉल ओपन कर देना है। अगर आप इसी तरीके से R600 गैस पे गैस चार्जिंग करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको यहाँ पे कभी चोकअप के चांसेस नहीं रहेंगे। अभी मैंने वेपर R600 गैस फिल कर दिया है। इसका प्रेशर जो है वेपर में +30 में अगर आप रखते हो और फ्रिज को ऑन कर देते हो तो ये जब कंप्रेसर नॉर्मल रनिंग में आएगा तो इसका प्रेशर -10 दिखाई देगा, या -15 भी हो सकता है। आपको थोड़ा सा गैस फिलअप और करना पड़ेगा, जिसे हम लोग टॉपअप भी थोड़ा सा बोल सकते हैं। R600 गैस जो है मैं SRF का यूज़ करता हूँ, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है।
ये देखिए अभी मैंने कंप्रेसर ऑन कर दिया और अभी प्रेशर जो है -10 पे आ चुका है। तो मुझे अभी और थोड़ा सा टॉप अप करना पड़ेगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप R600 गैस पे गैस चार्जिंग कर रहे हैं तो आपको गैस फील करने के लिए, बस फील करके चेक करने के लिए आधे घंटे का टाइमिंग देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कंप्रेसर का जो आरपीएम है ये बढ़ने के लिए कम से कम 15 मिनट ले लेता है, कभी कभी 20 मिनट ले लेता है। तो आपको आधा घंटा इसे गैस फिलिंग के बाद वेट करके देखना है कि इसका आरपीएम बढ़ने के बाद जो प्रेशर आ रहा है वो कितना आ रहा है। ये अगर -10 है तो ये बिल्कुल सही है। आपका गैस चार्जिंग का प्रेशर जो आप देखते हो, जो कोई बताता होगा आपको कि R600 पे 0 का प्रेशर होना चाहिए। हाँ, 0 का होना चाहिए, लेकिन वो कब, जब इसका आरपीएम कम हो। अगर आरपीएम बढ़ चुका है तो R600 का प्रेशर आपको -10 पे भी दिखाई देगा और ये बिल्कुल सही है। जब हमने फ्रिज ऑफ था तो +30 किया था, उसके बाद जैसे फ्रिज ऑन करेंगे तो ये 0 या 0 से थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है, जो कि -10 है। पेपर में ही गैस फिल करना है आपको। ये देखिए फ्रिज को ऑन कर दिया है। इन्वर्टर पीसीबी का जो एलईडी लाइट है वो अभी ऑन हो चुकी है कंटिन्यूसली। इसका मतलब कोई भी एरर नहीं है। ये अभी हमारा फ्रिज का कंप्रेसर ऑन हो चुका है। ये आप गैस प्रेशर देख सकते हो, 0 से थोड़ा सा हल्का सा 1-2 PSI से थोड़ा नीचे है। अभी ये थोड़ा और नीचे जाएगा, लगभग -10 तक जाएगा। ये देख सकते हो। ये देख लीजिए -10 तक गैस प्रेशर आ चुका है। मतलब हमने जितना भी गैस फिल किया था, कंप्रेसर ऑफ था, हमने +30 प्रेशर वेपर में दिया था, और उसके बाद कंप्रेसर ऑन करने के बाद हमें ये प्रेशर दिखाई दे रहा है। इसका और एक तरीका है, अगर आपको गैस का अंदाज़ नहीं आ रहा है तो आप वेजिंग मशीन यूज़ करके भी इसका गैस फिलिंग कर सकते हो। इसका वेट कितना होना चाहिए गैस का, वो आपके मशीन पे लिखा होता है। मॉडल नंबर, सीरियल नंबर के नीचे ही उसका गैस का वेट लिखा होता है। उतना ही आप गैस फिल करके आप इसे ऑन कर सकते हो। तब आपको टॉप अप करने की या वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सीधा जितना वेट लिखा है उतना गैस फिल कर दीजिए और बस सिस्टम शील्ड करके निकल सकते हैं। उसके बाद बस आपको इसका जो गैस पोर्ट बनाया था हमने, उसे ब्रेस कर देना है प्रॉपर तरीके से, ताकि यहाँ से गैस बाहर ना निकले। और इसी तरीके से आपकी गैस चार्जिंग परफेक्ट हो जाएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब मत भूलिए। ऐसे ही कुछ और वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आऊँगा। अगर कुछ वीडियो की ज़रूरत है, कुछ सीखना है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना दूँगा।